तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन 9 बजने को 10 मिनट है, तो इस वाक्य में क्या करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। अभी इसमें अशुद्ध है, 9 बजने को 10 मिनट है, ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसको शुद्ध वाक्य क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य 9 बजकर 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनटें हैं, 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बजने पर 10 मिनट है। तो 9 बजकर 10 मिनट है, गलत है। 9 बजने में 10 मिनटें हैं, गलत है। 9 बजने में 10 मिनट है, ये सही है। 9 बजने पर 10 मिनट है, गलत है। तो राइट आंसर होगा 9 बजने में 10 मिनट है। बोलते हैं 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कपिश और कपिस का अर्थ क्या है। तो कपिश और कपिस का, कपिस मतलब होता है गंदा, मटमैला, और कपिस मतलब बोलते हैं ना हनुमान जी का बानर, बंदर कपिश। तो क्या होता है आंसर, राइट आंसर होगा मटमैला और बंदर, कपिश और कपिस। देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों पर मैना बैठी है का शुद्ध रूप क्या होगा। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है, या पेड़ों में मैना बैठी है। तो राइट आंसर होगा पेड़ पर मैना बैठी है। तीसरा क्वेश्चन है छंद का नाम बताएं। देखिए छंद है, छंद क्या है। को पापहि पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, ताकी ताकि लोथ त्रिपथका के तट लावत, और 9 व्यतय 11 हो 3 पाचन विश्रावत। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है। देखिए अब छंद अभी हम पढ़ चुके हैं, छंद आपको पता है। तो इसमें कौन सा छंद है, रोला छंद है। कौन सा छंद है, रोला। आंसर क्या हुआ, राइट आंसर रोला छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश निकाला का समासिक विग्रह क्या होगा। देश निकाला मतलब समास विग्रह करना है। देश निकाला, देश निकाला का समास विग्रह क्या होगा। देश का निकला नहीं, गलत है। देश में निकला, गलत है। देश में निकाला, गलत है। देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाल दिया गया उसको। ठीक है, देश निकाला, राइट आंसर होगा देश से निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डैश, यहाँ पे ये शब्द है 4, इन शब्दों से हमें यहाँ एक शब्द लेना है, को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो देखिए संक्षिप्तीकरण क्या है, समास है, पता है हमें। जैसे हमने लिखा रसोई का घर, तो क्या हुआ संक्षिप्तीकरण, रसोई घर। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना संक्षिप्तीकरण। तो बोल रहा है संक्षिप्तीकरण जब हम ये किया हमने, तो संक्षिप्तता और किसको बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रवाहात्मकता, राइट आंसर क्या होगा, संक्षिप्तता एवं प्रवाहात्मकता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो पूछ रहा है जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या बताएंगे, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, नहीं, केवल राज्य का तो नहीं करती। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। फिर दूसरा है राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो ऑप्शन सही क्या होगा, राइट ऑप्शन, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। समझ के आ गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्ति। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिक्त बोलते हैं ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिक्त स्थानों को फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, जो हम भरते हैं, रिक्त स्थान होता है खाली जगह, उसमें बोलते हैं ना ये शब्द है इनको पूर्ण करो, तो रिक्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैकेंसी। ठीक है, ये जगह है, खाली स्थान। ठीक है, वैकेंसी। समझ में आ गया? फिर सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, क्या कहते हैं सारी पृथ्वी के राजा को? चक्रवर्ती। देखिए इसमें कुछ शब्द हैं अशुद्ध हैं, कुछ उसी का राइम्स वर्ड है सारे, तो आपको चूज करना है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी या चक्रात। तो चक्रवर्ती राइट ऑप्शन क्या है? चक्रवर्ती। पता बहुत इजी है और ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं करवा रही हूँ, चक्रवर्ती। ठीक है, फिर सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प यानी सांप, स्नेक। तो सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? भुजंग, करी, बारह या नग। तो क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? भुजंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो हमारे एमपी से ही प्रकाशित हुई थी, खंडवा, जबलपुर, अमरकंटक या इंदौर। इंदौर से। राइट आंसर क्या है? इंदौर। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना जानते हैं आप लोग, मिरर, शीशा। तो खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? शीशा और दर्पण। राइट आंसर क्या होगा? शीशा और दर्पण। आईना को क्या बोलते हैं? शीशा और दर्पण, मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचट। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखिए कौन सा वर्ड है? औचट है, उसको खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आवश्यक, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत कम या आवश्यकता से ज़्यादा। तो क्या बोलते हैं? आवश्यकता से ज़्यादा। बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है औचट। ठीक है, वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ति अथवा मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए वृत्ति अथवा मजदूरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वैसे। ठीक है, अंग्रेजी में उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देर से सोकर उठता है। इस वाक्य का जो ये सेंटेंस है, ये वाक्य, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह देर में सोकर उठता है। तो क्या होगा? वह देर से सोकर उठता है। से इसमें हम कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, वह देर से सोकर उठता है। क्या होगा? वह देर से सोकर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे बूढ़े किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? सार्थक निरर्थक युग्म, विलोम युग्म या पर्याय युग्म या निरर्थक युग्म। बच्चे बूढ़े कौन से, क्या, कैसे बढ़े? बच्चे और बूढ़े, तो हमें पता है बच्चे और बूढ़े क्या है? विलोम शब्द है, विलोम युग्म हो गए। बच्चे बूढ़े है ना, छोटा बड़ा कम ज्यादा, ये क्या हो गया? विलोम युग्म के अंतर्गत आते हैं। क्या? बच्चे और बूढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस का नाम बताओ। बिंद के बासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी, तुलसी सो कथा सुनिबे, मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन बलि रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। इसमें क्या पूछ रहे हैं? कौन सा रस है? तो कौन सा रस है इसमें? बिंद के बासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी। इसमें है
भली रघुनायक कज करुणा कनु। हास्य रस है, इसमें कौन सा रस लिया गया है? हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रस का नाम बताओ। अब देखिए दूसरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रस है? जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फल करि बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियाव मोहि। तो कौन सा रस है इसमें? इसमें सब ये करुण रस है। ठीक है, दर्द है, ये दुख बोल रहे हैं, तो करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर का अर्थ क्या है? कर का अर्थ क्या है? क्वल किरण टैक्स, हाथ रात्रि टैक्स, हाथ किरण व्यवसाय या हाथ किरण टैक्स। तो हाथ किरण और टैक्स कर का। कर हाथ किरण और टैक्स। आदि का अर्थ है, आदि और अनादि होता है ना दो शब्द, तो आदि का अर्थ क्या हो गया? पहला। आदि का अर्थ होता है ना पहला, तो प्रथम। ऑप्शन है पहला नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? आदि का अर्थ पहला, प्रथम। ठीक है, दूसरा है आखिरी है, इनमें से कोई नहीं, तो पहला होता है प्रथम। ऑप्शन यहाँ है प्रथम, पहला ऑप्शन नहीं दिया, प्रथम दिया, तो हम प्रथम करेंगे। दूसरा है, देखिए आदि अंत आ गया। आदि अंत किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? सार्थक, निरर्थक, विलोम, पर्याय या निरर्थक? निरर्थक युग्म। तो मैंने बताया था आदि अनादि विलोम युग्म है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? विलोम युग्म। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश में व्यापार किया जाता है, या किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। राजभाषा किस भाषा को कहते हैं? किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा राजभाषा समझ में आ गया ना? तो राजभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा तो हमारी संपूर्ण हिंदी की राष्ट्रभाषा है, और राजभाषा क्या होती है? जो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? राजभाषा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? साहित्य गुंजन नामक पत्रिका है, वो कहाँ से प्रकाशित हुई बोल रहे हैं? तो हमारे इंदौर से, एमपी इंदौर है, एमपी इंदौर से प्रकाशित हुई। फिर 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह का समस्त पद क्या होगा? क्वेश्चन है, 4 मास या चौराहा या चौमास है चार रास्ता। 4 मासों, मास यानी महीना, मंथ, तो 4 मासों का समूह क्या होता है? चौमासा। 4 महीना, 4 मासों का समूह क्या कहलाता है? चौमासा, 4 मंथ। ठीक है, 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, जो 4 पैरों वाला उसको क्या कहते हैं? चौराहा या 4 पैर या चतुष्पद या चरवाहा? तो क्या बोलेंगे? चतुष्पद। चतुष्पद, चतुष यानी 4, पद यानी पैर, तो 4 पैरों वाले को क्या बोलते हैं? चतुष्पद। जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, ये क्या है? चतुष्पद है, 4 पैरों वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन अंत, आदि, निरंतर या नश्वर। तो चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। बोलते हैं सब कुछ चिरंतन है, सब कुछ नश्वर है, बेकार है। ईश्वर की भक्ति अगर आप सच्चे हृदय से नहीं कर रहे हो तो सब कुछ चिरंतन है, मतलब सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बेकार है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो ये किस टाइप का वाक्य है? क्या विधिवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है? तो देखिए, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो यहाँ कौन से वाक्य है? मिश्रित वाक्य, 2 वाक्य है ना?
क्या हुआ? मिश्रित वाक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। देखिए, तुम बाहर गए और वह रोने लगा, तो इसको सरल वाक्य बनाना है। जो तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, जैसे तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो क्या होगा? तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ठीक है, सरल वाक्य हो गया, सिंपल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। देखिए, संयुक्त वाक्य में बदलना है। वाक्य है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, तो इसको सरल वाक्य में बदलना है। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, कठोर होते हुए सहृदय बनो, कठोर बनते हुए सहृदय बनो, या कठोर और सादृश्य बनो। तो क्या होगा? सिंपल वाक्य, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हुआ? कठोर बनो परंतु कठोर बनो लेकिन सहृदय बनो। ठीक है, अलंकार का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अलंकार का नाम बताओ। एकदम सिंपल है, सभी को पता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कौन सी अलंकार है? ज्यादा मतलब जहाँ पे बढ़ चढ़कर बोला जाए कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है ये? मतलब क्या कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने नहीं पाई और सारी लंका जल गई। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी काव्य को बढ़ा चढ़ा कर बोलना क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, अलंकार का नाम बताओ। फिर से आ गया, अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलती ही सूखी गया थी कोमल का। तो यहाँ भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या बोल रहे हैं कि प्रिय प्रवास की बात चलते ही सूखी गया थे कोमल का, मतलब प्रिय की बात चलते ही क्या हो गया? उसके कोमल गात क्या है? उसके सूख गए। यहाँ भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार ही है, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। फिर है सही विकल्प चुने। क्या है? डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो किसके? सर्वनाम और शब्द चयन में, कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में, कि संज्ञा के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में, कि विशेषण के विशेषण और शब्द चयन में विशेष ध्यान से कविता भाव संप्रेषण होती है। तो कविता बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कविता भाव संप्रेषण होती है। तो किसके लिए? शब्द और चयन, डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता का भाव किसमें यहाँ पे होता है? संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, अलंकार। अलंकारों के सार्थक प्रयोग से क्या होता है? कविता का भाव संप्रेषण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। रस डैश ब्रह्मा है। ऑप्शन है, विचार स्वरूप रस विचार स्वरूप ब्रह्मा है, रस मूल स्वरूप ब्रह्मा है, या रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, या रस आहार स्वरूप ब्रह्मा है। सभी को पता है रस मतलब आनंद, तो रस का क्या है? रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। राइट ऑप्शन, रस मतलब आनंद, रस क्या है? आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, वचन पता है आपको, दो वचन होते हैं, एक वचन दो वचन। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, या वाचिक विभाव, या वाचिक आलंबन। तो हमें पता है वाचिक अनुभाव। भाव दशा के कारण वचन में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाचिक अनुभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान है, कि काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किससे? कलात्मक रूप से, या रागात्मक रूप से, संगीतात्मक रूप से, गीतात्मक रूप से। तो देखिए, काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विद्या जिसमें कहानी या मनोभाव, कहानी का क्या है? कहानी को किस रूप में
कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सभी को पता है, कलात्मक रूप में। राइट आंसर क्या होगा? कलात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को डैश मात्रा विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार नहीं दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है। तो क्या है राइट ऑप्शन? मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पल्लवन, सूत्र, वाक्य, विचार, भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। पल्लवन समानतः डैश में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है पल्लवन? सभी को पता है, पल्लवन हमेशा गद्य भाषा में ही किया जाता है। पल्लवन क्या होता है? केवल गद्य भाषा में ही किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा गद्य भाषा में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताओ। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए, भाग संतुलन का करना चाहिए या भाग संतुलन करना चाहिए? तो देखिए, संक्षिप्तीकरण मैंने बताया। संक्षिप्तीकरण क्या है? समास मैंने बताया ना अभी। राजघर, राजा का घर, जैसे राजा का घर है, संक्षिप्तीकरण क्या है? राजा का घर। ठीक है, संक्षिप्तीकरण हमने समास किया तो क्या हो गया? राजघर। समझ में आया? तो पूछ रहा है संक्षिप्तीकरण करते समय क्या होता है? अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग करना चाहिए, भाग संतुलन करना चाहिए, भार संतुलन करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? राइट ऑप्शन होगा संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण हम करते हैं, देखिए क्या, जैसे रसोई का घर, रसोई घर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प बताओ। ज्ञान की किसी विशेष विद्या या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान की किसी विशेष विद्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं, या परिभाषिक शब्दावली कहते हैं, या मुहावरा कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं? परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। ज्ञान की किसी विशेष विद्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो क्या अनेकार्थी शब्द आपको पता है? तो मुहावरा अलग है, पर्यायवाची शब्द अलग है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं, क्या कहते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं मुक्तक, प्रबंधक, मुक्तक या मुक्ता। तो क्या बोलते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को हम मुक्तक कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? मुक्तक। यहाँ क्या आएगा? मुक्तक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताइए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र के किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता। क्या अधिक नहीं होता? सात्विकता और विस्तार नहीं होता, या विविधता का निस्तार नहीं होता है, विविधता और विस्तार नहीं होता है, विविधता और संकुचन नहीं होता। तो खंड काव्य में मुख्य चरित्र के किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण क्या नहीं होता है? उसका विविधता और उसका विस्तार नहीं होता। ठीक है, विविधता और विस्तार नहीं होता है। इसको चलिए हाथी का पर्यायवाची बता। देखो पर्यायवाची है हाथी, तो हाथी पर्यायवाची मतलब जानते हैं? एक और नाम क्या बोलते हैं हाथी को, और क्या बोलते हैं आप बताओ? यहाँ ऑप्शन है तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन दिए तो उसमें आपको चूज करना है। ब्यालराज, मकरंद, मतंग और पन्नगपति। तो हाथी को और क्या बोलते हैं? यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा मतंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? इनमें से कौन है? छंद है कि अलंकार है कि काव्य गुण है कि रस है, जो कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो क्या लाता है? काव्य। कविता में क्या लाता है? काव्य गुण। काव्य गुण लाता है कविता में। काव्य गुण क्या लाता है? सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? प्रत्यय। अब हम यहाँ प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? मूल शब्द के
आगे जो लगता है, पहले जो लगता है वो उपसर्ग हो गया, मूल शब्द के जो आगे बाद में लगता है वो क्या हो गया, प्रत्यय। यहाँ पे ओड़ा, ओड़ा प्रत्यय किसमें लगा है पूछ रहा है। देखिए शब्द देख लीजिए, हंस प्लस ओड़ा, हंस प्लस ओड़ा, हंस प्लस ओड़ा, हंस प्लस ओड़ा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पे हंस प्लस ओड़ा था, तो ये गलत हो गया, हंस ओड़ा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, हंस प्लस ओड़ा, ओड़ा प्रत्यय इसमें है, तो राइट ऑप्शन नंबर 4, हंस प्लस ओड़ा, हंसोड़ा प्रत्यय था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। देखिए फिर से प्रत्यय आ गया, मूल शब्द के आगे जो लगता है तो गार, तो क्या है, मदद प्लस गार, मदगर, मद प्लस गर गलत है, मदद प्लस गार ये सही है, मदद प्लस गार। कमगर ये भी गलत है, कम प्लस गर, काम प्लस गर, ये गर है मददगार। तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें, मददगार, क्योंकि प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगता है, हमें सबको पता है। फिर ठीक है, ठोस का विलोम शब्द क्या है, ठोस, विलोम यानी अपोजिट, उल्टा, तो ठोस, ठोस आपको पता है सॉलिड, उसका अपोजिट क्या होगा, सघन, तरल, घन या निर्धन। तो पता है हमें ठोस का क्या होता है अपोजिट, विलोम क्या होगा यहाँ पे, तरल, राइट ऑप्शन तरल। बोली किसकी इकाई है, क्या पूछ रहा है कि बोली किसकी इकाई है, भाषा की छोटी इकाई है बोली, या अंचल की छोटी इकाई है, कि राज्य की छोटी इकाई है, कि देश की छोटी इकाई है। बोली क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमें पता है बोली क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। क्वेश्चन है, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताना है। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। वाक्य क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। तो क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु, ये क्या हो गया, परंतु वह नहीं समझी, दो वाक्य है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, फिर है, नीचे दिए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, क्या होता है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, पर्यायवाची करना है, तो क्या है, ऑप्शन दिया है, कोल्हू का बैल, बैलगाड़ी का बैल, मेहनती, कामकाजी। तो देखिए मेरे को जहाँ तक पता आप सब लोग मेहनती में करोगे, राइट आंसर करोगे, बहुत अधिक मेहनत करने वाला मेहनती कहलाता है, पर ये आंसर क्या होगा, गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे कोल्हू का बैल, यहाँ कोल्हू का बैल जो है बहुत अधिक मेहनत करता है, तो यहाँ पे राइट पर्यायवाची क्या होगा, बहुत अधिक परिश्रम करता है, वह तो एकदम कोल्हू का बैल हो गया। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है, नीचे दिए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। नीचे दिए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताना है। क्या है नीचे दिए वाक्य, राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा, राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह करने लगा, क्या करने लगा, मुहावरा भरना है। यहाँ पे बोलते हैं ना, जब उससे वो कुछ चीज मांगो तो आनाकानी करने लगता है, क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन आनाकानी। सारे हैं वर्ड तो सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ शुद्ध लिखे हैं कुछ अशुद्ध लिखे हैं, तो हमें बस ये पहचानना, अनाकानी नहीं होगा, गलत है, आनाकानी नहीं होगा, आनाकानी ये राइट आंसर है, कानाकानी ये भी गलत है। तो क्या है, हमें पता है आनाकानी करने लगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, आनाकानी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।